डार्क ट्रेन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल एपोकलिप्स जो है वो सारे के सारे सुपर हीरोज यानी कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको अपने पास कैद करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। और हमने देखा था कि किस तरह से वकांडा का ब्लैक पैंथर जो वो सारे के सारे लोगों को अपने पास जमा कर चुका है और एक तरह का वो उनका सेफ हेवन बना हुआ है। और वो लोग कोई सिल्वर को वहाँ पे भेज के पता करने की कोशिश करते हैं कि एपोकलिप्स वहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब वहाँ पे कोई सिल्वर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर मैग्नीटो को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह इस्तेमाल करके वहाँ पे बिजली बनाई जा रही है। और वो लोग कोई सिल्वर को जो है पर्पल मैन के जरिए माइंड वॉश करके वापसी भेज देते हैं वकांडा, जहाँ पे वो वकांडा पे आके एक जबरदस्त किस्म का हमला करके ह्यूमन टॉर्च और ओकोए को मार देता है। तो इसी के बाद से सारे के सारे लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो जो है अपोकलिप्स और उसकी फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए आगे जाएंगे और उससे बिल्कुल भी डर के नहीं बैठने वाले। तो अब आगे तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली नाइट क्रॉलर के साथ होती है, जिसको आप देखेंगे तो वो बिल्कुल आपको एक तरह का पायरेट नजर आ रहा है। और हमेशा की तरह हमें आज भी कहानी जो स्पाइडरमैन ही सुना रहा है और बताता है कि हमारी जर्नी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की जर्नी थी। और हमें बताया जा रहा होता है कि किस तरीके से स्पाइडरमैन के जरिए कि ये पूरा का पूरा शिप है जिसको इस वक्त नाइट क्रॉलर जो है वो उसका कैप्टन बना हुआ है और उसका जो पूरा का पूरा क्रू मेंबर है, क्योंकि अब उनके पास इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है तो इसलिए इसके लिए उन्होंने मल्टीपल मैन का इस्तेमाल करा है जो कि जहाज़ को कंट्रोल करने का और बाकी दूसरे काम करते हैं। इसी तरह देखते हैं यहाँ पे पीटर यानी कि क्लोसस जो होता है उसको भी यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ होता है और नाइट क्रॉलर बोलता है कि तुम्हें फौरन से एंकर नीचे गिराने होंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा जहाज़ मौजूद होता है। तो वहीं से स्पाइडरमैन बताता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि ये जहाज कितना ज़्यादा बड़ा है स्केल के अंदर, क्योंकि ये कभी जो हेली कैरियर हुआ करता था लेकिन जब पूरी की पूरी दुनिया से बिजली गई तो उसके बाद इसके अंदर से हेली निकल गया। और अब हम इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से वहाँ हज़ारों लोगों को एक साथ समंदर के जरिए ले जाते हैं। तो उसी तरह हम देख सकते हैं कि बेसिकली वो लोग हेली कैरियर को एक तरह का शिप बना चुके हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को वो लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे हैं। इसी के बाद हम स्टॉर्म के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो कहती है कि मेरे दोस्तों अब तुम लोग बिल्कुल सेफ हो, यूरोप तुम्हारे पीछे रह चुका है और अब तुम लोग का स्वागत किया जाता है अफ्रीका के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली वकांडा जो एक तरह की एक ऐसी सिटी बन के रह गई है जहाँ पे दुनिया भर से लोग रेफ्यूजीज़ को लेकर आ रहे हैं, सारे के सारे हीरोज़, और उनको यहाँ पे अपने पास लेकर आ रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टॉर्म यहाँ पे अपने हस्बैंड यानी कि ब्लैक पैंथर के पास आती है, उससे मिलती है और हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर पूछता है कि ये कितने लोग हैं। तो स्टॉर्म बताती है तकरीबन ये 1,12,000 रेफ्यूजीज़ हैं। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि इसके अलावा पोर्चुगल में और कितने इंतजार कर रहे हैं। तो स्टॉर्म बता दी कि अभी इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि हमें इन लोगों के लिए जगह का बंदोबस्त तो करना ही होगा। तो स्टॉर्म बोलती है कि टिचाला। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि देखो जब तक अपोकलिप्स सारी की सारी चीज़ों के ऊपर रूल कर रहा है मैं किसी भी अपने भाई बहन को बॉर्डर के उस पार नहरें नहीं दे सकता हूँ, हमें उन सबको बचाना ही होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे ब्लैक पैंथर और स्टॉर्म की बेसिकली एक बेटी भी हो चुकी है जो कि उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इनके बीच थोड़ी सी यहाँ पे कन्वर्सेशन वगैरह होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक पैंथर बताता है कि किस तरीके से वो आज सुबह सुबह जल्दी उठ गया था और उसका सर चकरा रहा है सारी की सारी जिम्मेदारियां उठा उठा के। तो स्टॉर्म बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम जानते हो ना कि मैं पूरे के पूरे हेली कैरियर को पोर्चुगल से यहाँ पे लेकर आ रही हूँ। लेकिन इसी के बाद हम अगले पल यहाँ से पेपर पॉट्स के पास शिफ्ट होते हैं जो आयरन का वो वक्त स्टीम आयरन आर्मर पहन चुकी है और कहती है कि टिचाला। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि यस पेपर, हमें जो है एडमिरल से बात करने की जरूरत है, निको साजाना तुम जाओ आयो के साथ। तो वहीं से स्टॉर्म पूछती है कि आयो ये बताओ कि ओकोए कहाँ है। तो उनकी बेटी बोलती है कि पापा ने मुझे कहा है कि अब ओकोए से मैं दोबारा नहीं मिलने वाली। तो ब्लैक पैंथर बोलता है कि इसके बारे में हम कैरियर के ऊपर जाके बात करेंगे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हेली कैरियर के अंदर वो लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट क्रॉलर और निक फ्यूरी बैठे होते हैं। और वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं अभी अभी यूरोप से आ रहा हूँ और तुम चाहते हो कि मैं दोबारा वहाँ पे चले जाऊँ। और वहीं से नाइट क्रॉलर भी बोलता है कि मेरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। तो वहीं से सूजन आती है और कहती है कि फ्यूरी देखो हम जो है टोनी स्टार्क और दूसरों को बचाने के लिए जा रहे हैं, चाहे तुम इसके लिए हमें अपना कैरियर दो या ना दो, हम बस चाहते हैं कि तुम अपनी फ्लीट में से हमें एक छोटी सी शिप दे दो निक, ताकि हम उसके जरिए वहाँ पे पहुँच सकें। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलते हैं कि स्यू देखो अगर तुम इस तरह से किसी और छोटे जहाज को लेकर जाओगी तो तुम बिल्कुल डिफेंसलेस हो जाओगी, तुम्हें समंदर के खतरों के बारे में नहीं पता है, वहाँ पे नेमो राइडर्स या और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, तो अपने रेस्क्यू मिशन को शुरू करने से पहले ही डूब के खत्म हो जाने वाली हो। ओरोरो क्या तुम भी उनके साथ जा रही हो। तो वहीं से ब्लैक पैंथर बोलता है कि वो जहाज जो है वो एक तरह का स्टीम इंजन है, तो मुझे नहीं लगता कि ओरोरो को उनके साथ जाने की जरूरत है। लेकिन स्टॉर्म बोलती है कि अगर वो लोग उस जहाज का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुंचेंगे यूरोप तो उनको काफी हफ्तों का टाइम लग जाएगा और तब तक न जाने अपोकलिप्स क्या क्या प्लान कर चुका होगा। मेरे ख्याल से मुझे इनके साथ जाना चाहिए ताकि हम जल्दी वहाँ पे पहुंच सकें। ऑल्सो जैसा कि मैं इस पूरे के पूरे किंगडम की क्वीन हूँ तो मैं ये देख नहीं सकती हूँ कि मेरे किंगडम को कोई धमकी दे और मैं खामोशी से बैठी रहूँ।
तो हम लोग 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकलेंगे। तो उसी तरह स्पाइडरमैन बताता है हमें कि किस तरीके से हमारे जाने का प्लान बिल्कुल सेट हो चुका था और उसके बाद हम सब ने अपनी अपनी गुड बाइज ली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, जहाँ पे एक्समैन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं और जहाँ पे विलेरिया रिचर्ड जो है वो बेसिकली मून गर्ल से मिल रही होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे आयरन मैन मौजूद है, यानी कि जो सब पेपर पॉट्स बनी हुई है, विक्टर वॉन डूमिंग के साथ जा रहा है और स्पाइडरमैन भी जा रहा होता है और वो यहाँ पे बेसिकली मैरी जेन से अपनी आखिरी बार अलविदा लेके आगे की तरफ बढ़ता है। और इसी तरफ देखते हैं कि बेसिकली स्टॉर्म का काम ये है कि वो इस पूरे के पूरे जहाज को अपने हवा और पानी की पावर्स को कंट्रोल करते हुए धक्का लगा के आगे लेके जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये डार्क एज है, इसके अंदर बिजली का कोई नामो निशान नहीं है और स्टीम इंजन वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, उसमें पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए स्टॉर्म बेसिकली उनके पूरे के पूरे जहाज़ों को कंट्रोल करती है। तो इसी तरह निक फ्यूरी स्पाइडरमैन के साथ खड़े होकर कहते हैं तुम जानते हो ना कि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई अगर तुम वापसी लौट के जाना चाहते हो। तो वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि देखो यार, अगर अपोकलिप्स जो भी करने के बारे में सोच रहा है अगर उसने वो कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह होने वाली जहाँ पे हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो वहीं से निक फ्यूरी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बात करी है पीटर, और सच में मैं इस दुनिया को देख के काफी खुश हूँ जो हमने यहाँ पे बनाई है। मेरे ख्याल से इसके लिए लड़ना तो चाहिए हमें। उसी तरह स्पाइडरमैन बताता है कि उस रात हम लोग जो है तकरीबन पोर्चुगल से 10 मील पहले रुक गए थे ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर सकें, क्योंकि स्टॉर्म की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हमें उसको रोकना ही पड़ा। तो स्टॉर्म यहाँ पे वापसी जहाज पे आती है और वो काफी ज्यादा थकी हुई होती है। तो क्लॉसस उसको सहारा देते हुए बोलता है कि तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग यहाँ से पूरी की पूरी टीम के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे डूम बोलता है कि ये जो है सिंपल एक रेस्क्यू मिशन नहीं होने वाला जैसा तुम लोग सोच रहे हो। हम स्ट्राइक करेंगे, एपोकलिप्स को मारेंगे और जो कोई भी उसके साथ लॉयल है हम उसको नहीं छोड़ने वाले और उसके बाद पूरे के पूरे यूरोप को हासिल कर लेंगे। तो वहीं से वुल्वरीन यानी कि लॉरा बोलती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहे हो कि यूरोप को हासिल करने के बाद वहाँ पे रूल कौन करेगा डूम। तो वहीं से डूम बोलता है कि वुल्वरीन, अगर मैं इस पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर रूल करना चाहता तो मैं ऑलरेडी वकांडा के ऊपर राज कर रहा होता, क्योंकि वो यूरोप से बहुत ही ज्यादा अच्छा भी है। आखिरकार तुम लोग मुझ पर विश्वास करना कब शुरू करोगे। तो वुल्वरीन बोलती है कि यार देखो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पिछले कुछ सालों पहले तक तुम एक वायलेंट डिक्टेटर हुआ करते थे, तो वो चीज़ें अभी भी हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है। तो वहीं से हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स और लूक केज भी मौजूद होते हैं। तो जेसिका बोलती है कि यहाँ पे इस वक्त हमारे पास ये टाइम नहीं है कि हम लोग यहाँ खड़े होकर ये आइडियाज़ दें विक्टर कि हमें किसको मारना चाहिए और किसको नहीं। लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई थी और न जाने क्यों ये बात मेक सेंस नहीं बनाती है, लेकिन वो चीख ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसे इंसान है जिसको मैं जानता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली डेक के ऊपर यहाँ पे भागते हुए कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन की बेटी मे और लूक के जो जेसिका की बेटी डैनी यहाँ पे आ रही होती है। और ये देख के दोनों के दोनों पेरेंट्स उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और पीटर बोलता है कि मे आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। तो डैनी बोलती है कि हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम तो आपके साथ आना चाहते थे लेकिन हमें पता था कि आप हमें आने के लिए कभी भी नहीं कहेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे छुप के आपके पास आ गए। लेकिन अचानक अभी कुछ देर पहले मैं जब यहाँ जहाज़ के अंदर छुपी हुई थी तो मेरा सर जो है वो एकदम दुखना शुरू हो गया। तो पीटर बोलता है कि वो तो मेरा भी दुख रहा है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि उन दोनों के स्पाइडी सेंस टिंगल करना शुरू करते हैं। तो निक फ्यूरी सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक रोशनी नजर आ रही होती है। तो कहते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। तो पीटर बोलता है कि मेरा स्पाइडी सेंस टिंगल कर रहा है निक, वहाँ पे जो कुछ भी है वो खतरा हो सकता है हमारी, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक अजीब व गरीब सा हथियार जो है वो निक फ्यूरी के सीने के आर पार हो जाता है, जो कि एक तरह का हुक होता है और वो निक फ्यूरी को अपने साथ खींच के ले जाता है। और हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सारे के सारे जो पायरेट्स हैं वो यहाँ पे इनके जहाज के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ये सारे के सारे पायरेट जो हैं इन्होंने बेसिकली मुफिस्टो के साथ डील कर ली थी और अब ये सारे के सारे लोग गोस्ट राइडर बन चुके हैं और इसी तरह ये लोग जहाज़ों के ऊपर हमला करके उनको बर्बाद करते रहते हैं। और हम देखते हैं कि वो लोग निक फ्यूरी को घसीटते हुए अपने पास ले आते हैं। तो वहीं से नाइट क्रॉलर बोलता है कि स्टॉर्म, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा अभी इसी वक्त, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमारे जहाज़ को जला के राख कर देंगे। तो वुल्वरीन वहीं से अपना मास्क पहनती है गैबी के साथ और कहती है कि हम उसको स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं जब तक क्लॉसस तुम्हें जो है हमें वहाँ पे आगे फेंकना होगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि क्लॉसस बेसिकली उन दोनों के दोनों वुल्वरीन्स को उठा के उनके ऊपर फेंकता है ताकि वो जाके उनके ऊपर अटैक कर सकें और ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला शुरू होता है। लेकिन वहीं से नाइट क्रॉलर बोलता है कि हमें किसी भी कीमत पर गार्डियन स्पोर्ट तक पहुँचना ही होगा वरना हम नहीं बचने वाले। और इसी तरह स्पाइडरमैन बताता है कि हमें सिर्फ 10 मील का सफर तय करना था, लेकिन वो 10 मील हमारे लिए फॉरएवर बन के रह गए थे जो कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसी तरफ देखते हैं कि वो सारे के सारे पायरेट्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है जिनके पास मशीन गन्स वगैरह भी मौजूद हैं। और हम अगले पल देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म उनको सबको जो है उनकी गोलियों से बचाती है स्पोर्ट्स फील्ड बनाते हुए। तो वहीं से हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर आता है और बोलता है कि मोडॉक्स, अब पूरे के पूरे जहाज़ के तुम इंचार्ज हो, मैं जा रहा हूँ। तो वहीं से मोडॉक्स पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ निक फ्यूरी को वापसी हासिल करने के लिए। और इसी तरफ देखते हैं कि नाइट क्रॉलर बेसिकली टेलीपोर्ट होता हुआ निक फ्यूरी को बचाने के लिए जा रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे ये जो सारी की सारी फोर्सेस है गोस्ट राइडर की वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और ये सारे के सारे सुपर हीरोज मिलके भी उनको ठीक तरीके से नहीं रोक पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक समंदर के अंदर से एक ज़बरदस्त किस्म का बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और ये देखिए एकदम मे चिल्लाती है। लेकिन पीटर मुस्कुराता और कहता है इट्स ओके मे, सब ठीक हो जाएगा। तो मे कहती है कि ये तो एक मॉन्स्टर है ना। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ ये मॉन्स्टर तो है,
और इसी तरह वो हमें बताता है कि ये हमारे सामने जो था वो कोई और नहीं बल्कि फिंग फैंग फूम था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस वक्त ये हमारी साइड पे है और स्कॉट लैंग वो गार्डियन ऑफ द पोर्ट है जो कि इस पूरे के पूरे पोर्ट की रक्षा करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एंट मैन फिंग फैंग फूम को कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपने ड्रैगन के जरिए उनके पूरे जहाज को जला के राख कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिंग फैंग फूम उनके जहाज को खत्म कर देता है। तो एंट मैन पूछता है तो बताओ कि तुम लोगों की ट्रिप कैसी रही आखिरकार। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली नाइट कॉलर जो है वो निक फ्यूरी को अपने पास लेकर तो आ जाता है, लेकिन उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। और स्पाइडरमैन बताता है कि हमने किसी न किसी तरीके से समंदर को पार तो कर लिया था, लेकिन इस सब के अंदर हमारा बहुत कुछ दाव पे लग गया था, हमने बहुत कुछ खो दिया था। अब हमारे पास एक और दोस्त है जिसका बदला हमें लेना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली आज निक फ्यूरी की भी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, सिर्फ यूरोप पहुँचने के अंदर ही, और अभी तक तो उनका अपोकलिप्स से मुकाबला शुरू तक नहीं हुआ। टू बी कंटिन्यूड। तो आज का जो हमारा डार्क एजेस का एपिसोड था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसके अंदर हमें कोई खास एक्शन या पिछली स्टोरी के कंटिन्यूशन देखने को नहीं मिली। हमने अपोकलिप्स और उसकी दूसरी चीज़ों को नहीं देखा, बस हमने देखा कि किस तरीके से वो लोग सफ़र तय करते हुए अपोकलिप्स से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि ये इशू काफ़ी ज़्यादा स्लो था सारे के सारे इशूज़ के अंदर, और अक्सर ऐसा होता ही है कि एक आध फिलर इशू तो बीच में होता ही है। लेकिन आई होप कि इसका जो अगला इशू होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।